कहते हैं कि इरादों में दम और आंखों में जुनून हो तो कोई भी मुश्किल आपको गिरा नहीं सकती। हमारी आज की कहानी ऐसी ही औरत की जिंदगी और हकीकत पर आधारित है, जिसे देखकर उस दौर में सरकार ने इस फिल्म को ही बैन कर दिया था। जानेंगे पूरी कहानी बैंडिट क्वीन की, लेकिन सबसे पहले मैं हूं एजी एंड वेलकम टू फेरी टेल एक्सपो। कहानी की शुरुआत में हमें चंबल के पहाड़ दिखाए जाते हैं और वक्त होता है 1968 का। और अब हमें चंबल नदी पर एक बच्ची नहाती हुई दिखाई जाती है जिसका नाम फूलन होता है। और एक दूसरी लड़की आकर उसे बताती है कि उसके घर पर एक आदमी आया है और उसके माँ बाप उसे घर पर बुला रहे हैं। और जब फूलन घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी तय हो चुकी है। दरअसल इस दौर में बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज एक आम बात थी और फूलन का परिवार एक दलित परिवार था। और उस वक्त दलितों की बच्चियों की शादी इतनी आराम से नहीं होती थी। उनकी शादी के लिए परिवार को ढेर सारा दहेज देना पड़ता था और फूलन का परिवार भी उसके पति पुत्तीलाल को एक गाय और साइकिल और कुछ पैसे देकर फूलन की शादी कर देते हैं। 11 साल की फूलन की अब शादी हो जाती है और वो अपने पति के साथ उसके घर आ जाती है। और यहाँ पर उसे बाकी औरतों की तरह काम करना होता है और कुएं से पानी भरकर घर लाना होता है। और पहले ही दिन जब वो घड़े में पानी भरकर घर ला रही थी तो उसकी ही उम्र के एक बच्चे ने गुलेल से उसका घड़ा फोड़ दिया और गुस्सैल फूलन ने उसे बहुत बुरी गालियां सुनाई। और घर आने पर उसकी सास ने फूलन को ही खरी खोटी सुनाया, जिस पर फूलन अपनी सास पर भड़क जाती है और उसे भी गालियां सुना देती है। लेकिन रात को जब उसका पति घर आ जाता है तो उसकी इस बदतमीजी के लिए वो उस 11 साल की बच्ची को बेरहमी से मारता है और थक जाने पर जबरदस्ती उसके शरीर को नोच खाता है। अगले दिन फूलन के पेट में दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसके पति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे बकरियां चराने को कहता है और उसकी बातें न मानने पर पीटने की धमकी देता है। उसकी इन हरकतों से परेशान होकर वो अपने माता पिता के घर भाग जाती है और अब कई साल अपने माँ बाप के साथ रहती है। और अब 5 साल बीत जाते हैं। फूलन अब 16 साल की हो चुकी थी और एक दिन जब वो खेतों में जा रही थी तो गांव के ठाकुरों के लड़कों की नजर उस पर पड़ गई और उन्हीं में से एक लड़का अशोक फूलन के पीछे जाता है। फूलन उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो फूलन से बात करने लगता है और मौका पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन फूलन उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है और अब उस लड़के का ईगो हर्ट हो जाता है और वो उसे गांव के चौराहे पर ले जाकर उसे अपने ठाकुर दोस्तों के साथ मिलकर बेरहमी से मारता है और उसे कोई बचाने नहीं आता क्योंकि वो एक दलित थी। थोड़ी देर बाद घटना शांत होने पर इन दोनों को ही पंचायत के सामने पेश किया जाता है, जहां पंचायत के सभी पंच ठाकुर और अपर कास्ट के थे और वो इस घटना के लिए उस लड़के अशोक से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। और वो सबसे ये कहता है कि फूलन ने ही उसे खेतों में बुलाया था और अब वो उसी के कैरेक्टर को घटिया बताकर पूरे गांव में उसकी और उसकी बेइज्जती कर देता है। और इस तिरस्कार से परेशान होकर वो ये गांव छोड़कर पड़ोस में अपने चचेरे भाई कैलाश के घर चली जाती है, जहां उसका भाई जब उसे अपने घर ले जा रहा होता है तभी वहां एक बैंडिट ग्रुप या जिन्हें बागी या रेबल्स कहा जाता है आ जाते हैं और उनका लीडर विक्रम फूलन से उसका नाम पूछता है, पर फूलन उन्हें कुछ नहीं बताती और उसका भाई कैलाश उसके इस बिहेवियर के लिए उन बैंडिट के ग्रुप से माफी मांगता है और उसे यहाँ से ले जाता है। अगले दिन जब फूलन नहा रही होती है तो वो डकैत विक्रम फूलन को देख रहा होता है और फूलन को भी एहसास हो जाता है कि कोई उसे देख रहा है। इन दोनों के बीच आई कांटेक्ट भी होता है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता और अब फूलन अपने घर चली जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके भाई की पत्नी उसके यहाँ रहने से खुश नहीं है और उसे यहाँ से जाना होगा। और अब वो गुस्से से दोबारा अपने माता पिता के गांव चली जाती है, पर गांव पहुंचने से पहले ही पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले जाती है क्योंकि उस पर चोरी का इल्जाम था। दरअसल ये उन ठाकुरों की ही चाल थी जिनके लड़के को फूलन ने थप्पड़ मारा था। और अब रात के वक्त वो पुलिस वाले फूलन को बेरहमी से मारते हैं और अगले दिन उसे पता चलता है कि उन्हीं ठाकुरों ने उसे दोबारा गांव में रहने की परमिशन दे दी है और वहीं ठाकुरों ने उसकी जमानत भी करवा दी है। यहाँ से निकलकर वो अपने साथ हुई बदसलूकी और मारपीट की बात अपने पिता और बाकी पुलिस वालों को बताती है, पर उस दौर में कानून और पुलिस गांव के ठाकुरों के गुलाम थे और वो लोग इस मारपीट को भी फूलन की ही गलती बता देते हैं। और अब एक और बार फिर इतनी बेइज्जती के बाद वो अपने पिता के घर चली जाती है। घर आने के बाद
देर रात को बाबू गुज्जर नाम का रेबल अपने ग्रुप के साथ फूलन के घर आ जाता है और हमें पता चलता है कि ठाकुरों ने फूलन को गुज्जर गैंग को बेच दिया है। ये वो दौर था जब गांव में पंचायत जो भी कहती थी वही मान्य होता था और अब वो बाबू गुज्जर उसके घर में घुस के उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगता है। इस ग्रुप में विक्रम नाम का वही रेबल था जिससे फूलन पहले मिल चुकी थी। यहाँ वो उसे बाबू गुज्जर की मार से बचाने के लिए आगे आता है, पर वो मल्ला नाम की कास्ट से था, इसलिए बाबू गुज्जर उसकी एक नहीं सुनता और अब ये फूलन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे अपनी रखेल बना लेता है। दिन भर ये बागी लोगों को लूटते हैं और रात को वो बाबू गुज्जर फूलन का रेप करता है, पर फूलन कुछ नहीं कर सकती थी और अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। और जब एक दिन गुज्जर गैंग अपना असला बारूद लेने जाते हैं तो पुलिस इन पर हमला कर देती है और इनके कई आदमी मारे जाते हैं और ये सारे बागी यहाँ से भाग खड़े होते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। अब विक्रम मल्ला को गुस्सा आ जाता है क्योंकि बाबू गुज्जर की वजह से इनके इतने लोग मरे और वो अपने दोस्तों के साथ बाबू को मारने का प्लान बनाता है और वो उन लोगों को अपना साथी बना लेता है जिनके अपने पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। वहां पहुंचकर वो देखता है कि बाबू गुज्जर दिन में अपने गुस्से को शांत करने के लिए फूलन का रेप कर रहा होता है और अब वो गुस्से में आकर उस पर गोली चला देता है और खुद इस गैंग का लीडर बन जाता है। जो लोग उसका विरोध करते हैं उन्हें भी वो मार देता है और बाकी लोगों को बंदूक की नोक पर अपना गुलाम बना लेता है और अब गुज्जर गैंग मल्ला गैंग बन चुका था। और अब वो फूलन को अपने जैसे कपड़े पहनाकर उसे गांव ले जाता है जहां वो सारे लोगों को बताता है कि फूलन देवी माँ का अवतार है और उसके साथ देवी माँ की पूजा करता है और यहीं पर वो उसे लाल कपड़ा देता है जिससे फूलन अपने माथे पर बांध लेती है। और रात को ये रेबल्स जब बाकी रेबल्स ग्रुप से मिलने जाते हैं तो उसे दूसरा डकैत लीडर बताता है कि जिस ग्रुप को वो अपना समझ बैठा है वो असल में राम ठाकुर का है और उसी ने बाबू गुज्जर को ये ग्रुप सौंपा था। यहाँ तक कि फूलन पर ठाकुरों का अधिकार था क्योंकि उन्होंने ही इसे खरीदा था। और अब वो उस दूसरे डकैत को बताता है कि वो फूलन के सारे पैसे ठाकुरों को चुकाकर उससे शादी कर लेगा और अब वो सोने चला जाता है। रात को फूलन उससे पूछती है कि क्या वो भी बाबू गुज्जर की तरह उसका फायदा उठाएगा, पर विक्रम उसे बताता है कि वो उसकी तरह नहीं है और अब वो सो जाता है। ये देखकर फूलन भी समझ जाती है कि विक्रम अच्छा इंसान है। और अब अगले दिन विक्रम अपने पूरे ग्रुप के साथ पुलिस की वर्दी पहनकर ट्रक्स को लूटना शुरू कर देता है और वो फूलन को भी बंदूक चलाना सिखा देता है और धीरे धीरे दिन गुजरने के साथ साथ विक्रम और फूलन की नजदीकियां बढ़ जाती है और अब ये दोनों डकैत मिलकर अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं कि तभी इन्हें पता चलता है कि राम ठाकुर जो इस ग्रुप का असली लीडर है वो कुछ ही दिनों में छूटने वाला है। और दूसरी तरफ राम ठाकुर जो जेल में था उसे बाहर की पूरी खबर थी। जेल में उसके साथ वीआईपी की तरह ट्रीटमेंट होता था और वो भी जान चुका था कि विक्रम ने उससे उसका ग्रुप हथिया लिया है और वो पुलिस वालों को बताता है कि यहाँ से निकलकर वो पहले अपना ग्रुप हासिल करेगा और फिर विक्रम को खत्म कर देगा। और जब वो बाहर आता है तो विक्रम खुद उसे लेने जाता है और राम ठाकुर भी उससे ठीक तरह से बात करता है क्योंकि विक्रम चुपचाप उसे उसका ग्रुप लौटा देता है। और अब वो फूलन के साथ ठीक तरह से बात नहीं करता लेकिन विक्रम कुछ नहीं कर सकता था। दरअसल राम ठाकुर को विक्रम अब चुप रहा था और विक्रम भी ये बात जानता था, लेकिन बाकी रेबल्स की तरह वो भी राम ठाकुर की इज्जत करता था। अगले दिन नदी पर नहाते वक्त विक्रम के पैर में गोली लग जाती है और राम ठाकुर ऐसा जताता है कि उसे कुछ मालूम ही नहीं होता, लेकिन फूलन जानती थी कि ये सब राम ठाकुर का किया धरा है और अब वो उस पर बंदूक तान देती है और अपने कुछ वफादार लोगों के साथ विक्रम के साथ कानपुर आ जाती है और वहाँ नाम पता बदल कर ये विक्रम का इलाज कराते हैं। कुछ दिनों बाद जब विक्रम ठीक हो जाता है तो इसी शहर में रुककर बचे कुछ पैसों से ये प्यार भरे दिन गुजारते हैं। पर ये दोनों जानते थे कि राम ठाकुर इनके पीछे जरूर आएगा, इसलिए अब ये लोग अलग अलग छोटे छोटे गांवों में जाकर छोटी मोटी डकैतियां करते और वक्त 1980 का आ चुका था। इस वक्त तक आम लोगों और कस्बों में फूलन देवी का नाम मशहूर हो चुका था। कई सालों बाद फूलन अपने गांव आकर अपने माँ बाप से मिलती है जो अब बूढ़े हो चुके थे और पूरे गांव में खबर फैल गई कि फूलन लौट आई है। और विक्रम जानता था कि यहाँ फूलन की दुश्मन ज्यादा है और इसीलिए वो यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकते थे, लेकिन जाने से पहले फूलन उस आदमी पुत्तीलाल के घर जाती है जिससे उसकी कभी शादी हुई थी और सबके सामने उसे पेड़ से बांधकर बंदूक से मार मार कर अधमरा कर देती है और अब उसका बदला पूरा हो चुका था। और अगले दिन वो विक्रम से बात करती है कि उसका बदला पूरा हो चुका है और अब वो और विक्रम आम लोगों की तरह जी सकते हैं। लेकिन तभी गोली चलने की एक आवाज आती है और ये गोली विक्रम को लगी थी और अब लगातार गोलियां चलती है और विक्रम मारा जाता है।
और फूलन को समझ नहीं आता कि आखिर कौन उन पर गोलियां बरसा रहा है। लेकिन जल्द ही वो आदमी फूलन के सामने होता है और वो और कोई नहीं राम ठाकुर होता है, जो इतने वक्त से फूलन से अपना बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने ठाकुर राम सिंह के सामने बंदूक तानी थी। और अब वो उसे बेरहमी से पीटते हैं और यहाँ से बहामी गांव ले जाते हैं, जहाँ एक एक करके पहले राम ठाकुर और फिर उसके सारे गैंग के मेंबर्स फूलन का रेप करते हैं, लेकिन उसे मरने नहीं देते। और अगले दिन वो लोग उसे गांव में ले जाकर उसके सारे कपड़े उतारकर उसे कुएं से पानी निकालने को कहते हैं और पूरे गांव के सामने उसका जुलूस निकालते हैं और फिर मरने के लिए छोड़ देते हैं। और अब जिंदगी और समाज से टूट चुकी फूलन अपने उस चचेरे भाई कैलाश के पास पहुंचती है और इस वक्त तक उसे हर मर्द से नफरत थी और उसे अपना भाई भी रेपिस्ट लग रहा था। लेकिन उसका भाई उसे किसी तरह शांत कराकर अगले दिन मान सिंह नाम के डकैत के पास ले जाता है, जो कभी विक्रम के साथ हुआ करता था। और अब मान सिंह उसे बाबा मुस्तकिम नाम के डकैत के सामने ले जाता है और सारी बात सुनने के बाद बाबा मुस्तकिम फूलन को अपना बदला लेने के लिए एक मौका देते हैं और उसे कहता है कि फूलन मुस्तकिम के लोगों के साथ अगर गांव को बिना पुलिस की पकड़ में आए लूट कर ले आती है तो वो उसकी ठाकुर राम सिंह से बदला लेने में मदद करेगा। और फूलन सारे लोगों के साथ पूरे गांव को लूट कर ले आती है और अब क्योंकि उसने शर्त पूरी की थी तो अब मुस्तकिम उसकी मदद करने को राजी हो जाता है। और 14 फरवरी 1981 की सुबह वो उससे बताता है कि फूलन का सबसे बड़ा दुश्मन राम ठाकुर पड़ोस के बहामी गांव, जहां उसने फूलन को सबके सामने बेइज्जत किया था, आया हुआ है और आज रात को फूलन उससे अपना बदला ले सकती है। लेकिन फूलन से सब्र नहीं होता और वो बहुत से लोगों को लेकर दिन में ही उस गांव में पहुंच जाती है। जब गांव वालों को पता चलता है कि फूलन यहाँ आ रही है तो वो सब छुप जाते हैं और अब फूलन वहां पहुंचती है तो वहां वो सारे गांव के मर्दों को घरों से घसीट कर बाहर निकालती है और सबको बेरहमी से पीटकर उनसे राम ठाकुर के पते के बारे में पूछती है। तो गांव वाले उसे बताते हैं कि राम ठाकुर यहाँ रात को आने वाला था पर अब वो नहीं आ रहा। और जब फूलन ये बात सुनती है कि राम ठाकुर यहाँ नहीं आएगा तो वो गांव के सारे मर्दों को बेरहमी से पीट पीट कर मार डालती है, क्योंकि ये वही लोग थे जो उस वक्त चुपचाप खड़े थे जब फूलन की इज्जत सरेआम नीलाम हो रही थी। और अपने गुस्से के चक्कर में उसने गांव के 24 से ज्यादा मर्दों को मार दिया था। लेकिन अब ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और फूलन की वजह से अब बाकी डकैतों की चिंता बढ़ गई और बाबा मुस्तकीम भी अपना हुलिया बदलकर पुलिस से छुप रहा था, क्योंकि अब ये बात दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी थी और उस वक्त की इंदिरा सरकार अब सारे डकैतों को सरेंडर कराकर या मारकर खत्म करना चाहती थी। और अब स्टेट पुलिस और मिलिट्री ने अगले 2 सालों में कई डकैतों को मौत के घाट उतार दिया और बाबा मुस्तकीम भी मारा गया। अपने लोगों को मरता हुआ देख फूलन भी दूर बीहड़ में परेशान थी, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि राम ठाकुर जैसे लोग भी अब मिलिट्री के साथ फूलन के पीछे पड़े थे। और 2 साल की इस भागदौड़ के बाद फाइनली 4 मार्च 1983 को फूलन देवी ने आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर किया और अगले 11 साल जेल में बिताए। 1993 में जब दलित सरकार पावर में आई तो फूलन पर लगे 55 चार्ज को रफा दफा कर दिया गया, जिनमें से 22 डेथ चार्जेस थे। और 1994 में फूलन देवी जेल से बाहर आई और बाकी जीवन पॉलिटिक्स में बिताया। उसका सबसे बड़ा दुश्मन राम ठाकुर उसके जेल में रहने के दौरान मारा गया। कहा जाता है कि उसकी मौत के पीछे भी फूलन का हाथ था। वैसे तो हर जान अनमोल होती है और किसी के भी जीवन का फैसला हमारे हाथ में नहीं, लेकिन फूलन देवी के साथ जो हुआ और जिस तरह से उसने इस समाज में अपनी एक पहचान बनाई वो काबिले तारीफ है। आशा करते हैं ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं हूं एजे, साइनिंग ऑफ।